देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है जी। जरूरी नहीं कि आप फौज में जाके देश की रक्षा कर सकते हैं। आप आपकी विचारधारा से भी देश को आप डेवलप करने के लिए अपना पूरा 100% दे सकते हैं। जी। ये आतंकवादियों का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्हें सिखाया जाता है भैया बम बांधो और फट जाओ जी। वो उनका माइंड सेटअप हो गया जी। क्योंकि उनको पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में पढ़ाया जा रहा है उनके यहाँ पे, या जो भी उनको तालीम मिल रही है। तो हमारे एक सिस्टम है CAS, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। भारत में हम एक लौते ऐसे स्कूल है जिसने सिस्टम बनाई। हमारा लक्ष्य है 5000 स्कूलों का एक समूह बने बड़ा, और जितने ज़्यादा स्कूल हमारे पास रहेंगे उतना अच्छा समान एजुकेशन हम सबको दे पाएंगे। अभी हम समान इक्वालिटी की से थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा नहीं बहुत पीछे है, अभी हमें उसके पीछे बहुत काम करना है जी। बीजेपी गवर्नमेंट ने बाकी बड़े अच्छे काम करे हुए हैं, और मोदी जी अभी तक आप भारत के जितने भी PM की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मोदी जी की हिस्ट्री पढ़ी, PM बनने के बाद एक्चुअल PM पद की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ उसी मोदी जी के आने के बाद ही समझ में आया। दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल एक सेपरेट और एक इंडिविजुअल एंटिटी है। इसका भारत की किसी भी दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी और दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के साथ कोई संबंध नहीं है। ये एक इंडिविजुअल और सेपरेट एंटिटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय सिंह पवार जी, जो कि चेयरमैन है DPIS सोसाइटी के। आज हम उनसे चर्चा करेंगे उनकी संघर्ष की कहानी के बारे में और एजुकेशन सिस्टम को कैसे उनने अब तक सुधार किया है। विजय जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पर। जी जय हिंद। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि इस देश के अंदर दो तरह की एजुकेशन सिस्टम, एक गरीब परिवार के लिए, एक अमीर के लिए, इस एजुकेशन सिस्टम को समान कैसे किया जा सकता है? क्या आपके सुझाव हैं इसके बारे में? कुछ समय पुरानी मतलब सालों पुरानी बात है, मैं जब मोदी जी गुजरात के CM थे तब हमने उन्हें एक रिक्वेस्ट लेटर दिया हुआ था। फिर सडनली मोदी जी देश के PM बन के दिल्ली सेंट्रल में आ गए, विजय रूपानी जी वहाँ गुजरात स्टेट के मुख्यमंत्री बने। तो हमने एक चीज़ कही गई थी कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं खास करके, भले ही आज दिल्ली पब्लिक इंटरनेशनल स्कूल प्राइवेट स्कूलों के अंदर एक नामी चेन है, लेकिन हमने काफ़ी सारी चीज़ों का बदलाव किया है। स्कूल फीस में, एडमिशन प्रोसेस में, RTE की कंपलसरी बच्चे लेने में, जो EWS कहा जाता है दिल्ली के अंदर, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने खुद बदलाव करी है। देखो, सिर्फ फ्रेंचाइजी बेचना या स्कूल खोलना हमारा उद्देश्य कभी नहीं, ना शुरू से नहीं रहा, क्योंकि RSS से बिलोंग करते हैं। तो दादाजी ने एक ही चीज़ सिखाई है जीवन में कि देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। जरूरी नहीं कि आप फौज में जाके देश की रक्षा कर सकते हैं। आप आपकी विचारधारा से भी देश को आप डेवलप करने के लिए अपना पूरा 100% दे सकते हैं। अभी आपने पूछा कि समान एजुकेशन के लिए क्या किया जाए। समान जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारी, तो हम लोगों ने वहाँ पे समान फीस रखी है, और कंपलसरी हमने 25% बच्चों का कोटा रखा हुआ है कि जितने भी गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं भर पाएंगे, तो उनके लिए हमने अलग से आरक्षण कोटा रखा हुआ है। ये हमारा निजी रिजोल्यूशन है। हमारी किसी भी संस्था के ऊपर जो भी सोसाइटी होती है वो चैरिटेबल सोसाइटी के अंदर में आती है जनरली, और सरकार की तरफ से वहाँ से कोई फंडिंग वगैरह नहीं आती है। तो सारी सेल्फ फाइनेंस हेल्पमेड सोसाइटीज स्कूल्स होती है ज़्यादातर। तो हमने ये सारे स्कूलों के लिए अलग अलग कोटा बनाए हुए हैं सारी स्कूलों के अंदर। तो अभी धीरे धीरे हमने CAS लागू किया है, 2025 से सारी स्कूलों में लागू हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि भाई कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे कि हमारा कोई बच्चा आज के डेट में मुंबई की स्कूल में, और वो बच्चा आगरा वाले DPIS में आना चाहता है, या आगरा उसके पेन का ट्रांसफ़र हो गया किसी कारणों से, पापा की प्राइवेट जॉब है, कंपनी स्विच कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, शिफ्टिंग हो गई, तो पेरेंट के लिए सबसे तकलीफ वाला काम होता है आपका कि सही स्कूल कौन सा है। पुराना स्कूल तो अच्छा होगा ही, वहाँ बच्चा पढ़ा है, तो वही बच्चा दूसरी स्कूल में हमारे ही स्कूल में आ जाए, उसे ना किताबें खरीदने की रिक्वायरमेंट है, ना उसे एक्स्ट्रा फीस देने की रिक्वायरमेंट है, ना उसे एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म लेने की रिक्वायरमेंट है। ये समान एजुकेशन के अंदर का A फॉर एप्पल है कि बच्चा भारत के अंदर किसी भी हमारी ब्रांच में चला जाए,
उसे किताबें नहीं लेनी है, सिलेबस हमारा सेम रहेगा, फीस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, प्लस हमने एडमिशन प्रोसेस भी सेम रखी हुई है जी। बच्चों के लिए। तो धीरे धीरे हम खुद उसके अंदर प्रयास कर रहे हैं, हम हर साल कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं जिससे बच्चों को एजुकेशंस देने में हम बेहतर बन सकें। जी सर, DPIS सोसाइटी की स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था और कब स्थापना हुई थी? मेरे दादाजी के जो बड़े भाई थे बुधा सिंह पवार जी, वो लाला लाजपत राय जी के साथ शहीद हुए थे। जब साइमन कमीशन जी इंडिया आ रहे थे तो उनका जब बहिष्कार हुआ था तो उस समय उनको लाठी लगी थी सर में और वो वहाँ शहीद हुए। तो हमारे ठाकुरों में, राजपूतों में एक प्रथा थी कि घर परिवार से एक बच्चा देश की आज़ादी की क्रांति के लिए घर से जाएगा लड़ने के लिए। तो दादाजी बुधा सिंह जी के बाद दामू सिंह पवार जी थे जो मेरे रियल ग्रैंडफादर थे। तो उन्होंने इस चर्चा को, क्रांति को आगे बढ़ाया हमारे परिवार के तरफ से। 1947 में जब देश को आज़ादी मिल गई तो 1949 के अंदर एक सोसाइटी की स्थापना की गई और नवीन भारत एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से उस कहानी को आगे बढ़ाया गया। 1976 के अंदर कुछ मनमुटाव थे क्योंकि हमारे दादाजी RSS के सक्रिय मेंबर थे, फाउंडर मेंबर भी कह सकते हैं आप। तो कुछ मनमुटाव लोगों के बीच में कभी कभी रहता है, बिकॉज ऑफ संघ के लोगों को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते हैं। आज के डेट में लोगों को लगता है कट्टर हिंदूवादी बात करते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि इनका देश की आज़ादी में क्या कंट्रीब्यूशन थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया। आज हम धीरे धीरे हमारी बुद्धि, हमारा नॉलेज बहुत कम होते जा रहा है। तो दादाजी की जो मित्र मंडली थी, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई 1976 में भाई हम हमारी जो रहा, जिस उद्देश्य से हमने सोसाइटी की स्थापना की थी, शायद फिर वहाँ से पार्टीशन हो गया और एक सोसाइटी से एक और नई सोसाइटी निकलती है और वो सोसाइटी DPIS के नाम से आज जानी जाती है। और ऐसे देखा जाए तो ये 1976 में इसको रिफॉर्म किया गया था जी। अब सीधे इसको ये कह सकते हैं। मेन उद्देश्य क्या था उस टाइम जब बनाने का? सोसाइटी का मेन उद्देश्य ये था कि भारत को शिक्षित बनाया जाए, बच्चों के अंदर शिक्षा प्रणाली में बच्चे आगे आए, क्योंकि हम शिक्षा क्षेत्र में जब ब्रिटिश रूल था तब पढ़ाई से वंचित थे, जब सिर्फ बड़े घर के बच्चे ही पढ़ पाते थे स्कूलों में। देखा होगा आपने, अपने दादाजी से सुना होगा, कि भी बहुत बड़े परिवार के लोग वही स्कूल जा सकते थे, या छोटी कम्युनिटी का लड़का है, ST/SC कम्युनिटी का लड़का है, आदिवासी परिवार का है, वो नहीं पढ़ सकते थे। बड़ी बर्बरता होती थी उस समय पढ़ाई के अंदर। तो उद्देश्य यही था कि हर छोटे से छोटे समाज के बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाई समान भाव से मिले। उस समान भावना के उद्देश्य से ही सोसाइटी की स्थापना की गई। सर एक और सबसे बड़ी आपने सोसाइटी बन गई DPIS, सबसे पहला स्कूल कौन सी जगह खोला गया था? अभी कैसा है कि दादाजी ने जो स्कूल था वो खुद के घर से ही स्टार्ट किया हुआ था। गुजरात से? महाराष्ट्र, नागपुर से। अच्छा, नागपुर से। क्योंकि RSS से बिलोंग थे तो नागपुर से ही स्टार्ट हुआ था। छोटा सा स्कूल था, घर से बच्चों को पढ़ाया करते थे। फिर उनके बहुत सारे कार्यकर्ता थे। कुछ कार्यकर्ता दिल्ली से बिलोंग करते थे, कुछ कार्यकर्ता राजस्थान चित्तौड़ से बिलोंग करते थे। तो सब ने अपना 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 एक छोटा सा स्कूल, कुछ 4 कमरों के अंदर एक स्कूल स्टार्ट किया हुआ था। आज वो सब नामी स्कूल है, बड़े स्कूल हो गए हैं हमारे, जो चल रहे हैं आज के डेट के अंदर। और पहला स्कूल यदि आप कहो तो एक ज़माने में दिल्ली में हमारे पास स्कूल था, बट मैंने जैसे कहा कि हम लड़ाई में या आर्थिक विवाद में या किसी भी तरीके के लड़ाई में कहीं उतरना नहीं चाहते, क्योंकि समय और पैसे बिगाड़ने वाली बात होती है। अगर किसी से विचार अलग होते, भिन्न होते हैं, तो यदि हमारे किसी से विचार नहीं मिल रहे तो हम वहाँ लड़ने की बजाय हमारे विचार थोपेंगे भी नहीं, हम शायद हमारी राह बदल लेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो 2047 मिशन तक हमें आगे जाना है, वहाँ हम आगे बढ़ते रहते हैं जी। तो पहला स्कूल हमारे पास नागपुर में था, दिल्ली में एक स्कूल था, चित्तौड़गढ़ में हमारे स्कूल थे। फिर हमारे स्कूल यदि आप देखें तो साउथ में बालासुर में हमारे पास स्कूल था, और ऐसे 6 से 7 हमारे बहुत पुराने स्कूल थे जो कार्यकर्ता हमारे चला रहे, दर्जे जो फ्रेंड थे वो चला रहे थे। आज हम बात करें कि आप तीसरी पीढ़ी में, आप अपने दादाजी को, आपकी तीसरी पीढ़ी मतलब एजुकेशन के लिए आप अपने दादाजी वाली विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग बात करते हैं DPI और ये संस्था है और किन किन क्षेत्रों में काम करती है, बस स्कूल लाइन में या और भी शिक्षा? DPIS है, ये पहले स्कूल फील्ड में स्टार्ट हुआ था जी, क्योंकि एजुकेशनल सोसाइटी है जी। तो DPIS सोसाइटी अभी DPIS पैरामेडिकल बना है। अच्छा। DPIS TB बनी है जो भी आने वाले नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2025 को लॉन्च करेंगे।
DPIS TV में कैसा है कि हर एक स्कूल में हम बच्चे अपने वीडियो बनाएंगे अपने, और बच्चे बोलना सीखेंगे। जैसे कोई बच्चा अगर कहीं कोई फील्ड में आके बढ़ना चाहता है तो स्कूल का अपना एक यूट्यूब चैनल है, तो हर एक बच्चे अपने पेरेंट के इंटरव्यूज लेंगे या अपनी विचारधाराएं रखेंगे, तो उसे क्लिप बना बना के डालेंगे। इस तरीके में DPIS TV हमने स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा, सारे स्कूलों में लागू हो जाएगा। फिर पैरामेडिकल हमारा चलता है, हमारी DPIS एकेडमी चलती है, DPIS पाठशाला चलती है जी। DPIS गुरुकुल चलता है हमारा। इस तरीके से हमारे अलग अलग ब्रांड नेम्स या ब्रांड नेम्स कह सकते हैं, अलग अलग हमारी संस्था है। इसी संस्था के अलग अलग ब्रांचेस है जी। अभी आज हम बात करें कितने स्कूल होंगे DPIS? सर पूरे भारत में अभी हम 200 हमारे ब्रांड स्कूल्स है जी, वो कार्यरत है आज के डेट में जी। अभी सर हम लोग 10 साल बाद या 20 साल बाद DPIS को कहाँ देखते हैं? आपका क्या विजन है 10-20 साल बाद का? हम ये चाहते को हम 2047 का हमारा लक्ष्य है। हम एक मिशन सेतु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मिशन सेतु क्या है कि हर एक छोटे शहर को हम बड़े शहर से जोड़ रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। जी। आज के हालात ऐसे हैं कि स्कूल टीयर 3 सिटीज़ के अंदर कम डेवलप हुए हैं, तो लोग गाँव से शहर की तरफ अभी लोगों ने पलायन करना या चलना चालू कर दिया। लोग, बहुत से लोगों की भी मुहिम भी चल रही है कि भाई गाँव को फिर से डेवलप करना है, क्योंकि हमारे गाँव ही ऐसा है कि जो हमें ज़्यादातर किसान वहीं पर रहते हैं और किसानी करते हैं। तो जब वही किसान जब शहर में आ जाएगा तो गाँव के अंदर जो किसानी होनी है, जो भारत जनरली खेती प्रधान देश रहा है, तो शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का स्तर या शिक्षा का डेवलपमेंट सबसे पहले देखा जाए तो टीयर 3 सिटी यानी छोटे शहर वहाँ पहले होना चाहिए था, या वहाँ आज के डेट में ज़्यादा होना चाहिए। बाकी जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड ने जो बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा, बड़े अस्पताल मिल जाएंगे, बड़ी स्कूल्स मिल जाएगी, फैसिलिटीज़ वाले अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन टीयर 3 सिटी में शायद कोई ब्रांड जाना नहीं चाहता, टीयर 2 सिटी में भी कोई ब्रांड जाना नहीं चाहता, बिकॉज वहाँ ज़्यादा उनके हिसाब से ज़्यादा कमाई नहीं होती, महंगी फीस नहीं मिलती, तो ब्रांड्स अवॉइड करते हैं ऐसे जगहों पर जाके काम करने के लिए। लेकिन DPIS का जो मेन पिलर है वो गाँव ही रहा है जी। तो अभी हमने जो मुहिम चालू करी एजुकेशन सेतु, तो 2047 में जब हम 100वां इंडिपेंडेंट डे मनाएंगे तो वो इंडिपेंडेंट डे में हम चाहते हैं कि हम देश को, भारत देश को टॉप 10 एजुकेशन कंट्री में देखें जी। हम तो टॉप नंबर 1 चाहते हैं, लेकिन वो एक उसके लिए थोड़ी सी जर्नी हमें और लंबी लगेगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों का अभी अभाव है। जैसे कि शिक्षा की जो पॉलिसी हो 32 ईयर लगे जिसे अपग्रेड होने के लिए। हम जो फ़ोन यूज़ करते हैं वो हर 6 महीने में फ़ोन चेंज होता रहता है, उसकी हर 2 महीने में उसके सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह राइट होते रहते हैं। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी को अपग्रेड होने में 32 साल लग गए जी। शिक्षा जो ज़रूरी था, जो हर साल 2 साल में उसके अंदर नए मॉडिफिकेशन, नए डेवलपमेंट होने चाहिए, तो जो हुए नहीं। खैर ठीक है, जो नहीं हुआ पाया उसमें हम किसी को दुहाई नहीं दे रहे, लेकिन जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन के अंदर, तो हम चाहते हैं कि टीयर 3 सिटी इसका ज़्यादा हम वहाँ डेवलप कर पाए स्कूलों को। हमारा लक्ष्य है हम 5000 स्कूलों का एक समूह बने बड़ा, और जितने ज़्यादा स्कूल हमारे पास रहेंगे उतना अच्छा समान एजुकेशन हम सबको दे पाएंगे। जी सर, एक और चीज़ अभी बात की आपने कि जो किसान है, जो टायर 3 में आपने बात की, टीयर 3 में जो पलायन को भी रोकने की आपने सबसे बड़ी मुहिम को छेड़ा है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो खाली हो चुके हैं। तो इससे यदि आपके वहाँ की लोकल एजुकेशन सिस्टम, उन्हें रोजगार मिलेगा, तो वहाँ का तो पलायन भी रुक जाएगा। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पलायन की 3 सबसे बड़ी वजह होती है जी। एक तो रोजगार नहीं होना, नंबर 1। नंबर 2 हेल्थ इश्यू यानी कि हॉस्पिटल वगैरह नहीं होना वहाँ पे, और स्कूल नहीं होना जी। तो यदि आप वहाँ स्कूल बनाते हैं तो उस इंसान के पास पहले भी तो वहाँ काम था जी। और किसानी करता होगा वहाँ पर, या जो भी रोजी रोटी उसकी वहाँ चल रही हुई, तो उनका कई जनरेशन से वो उस विलेज में रह रहे हैं जी। यदि हम वहाँ तक शिक्षा को पहुँचा पाए जी, अगर शिक्षा उस घर तक पहुँच गई, उस अंतिम घर तक पहुँच गई, जी, तो हमें लगता है कि हम सही राह पे, सही पथ पे हैं। जी।
और उस अंतिम घर को यदि आप शिक्षा दे दोगे तो फिर आगे की लाइन आपकी सही हो जाएगी। सर एक और चीज़ हम लोग अभी आपने शिक्षा है ग्रामीण क्षेत्र में, ये कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं? जब आप सिटी में तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल बनाना, चीज़ें सेट करने में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? सर परेशानियां तो बहुत सारी आती है स्कूलों के अंदर। जी। स्कूल बनाना कोई छोटा प्रोजेक्ट जी, तो होता जी, नहीं है। एक सही लोकेशन पे लैंड आइडेंटिफाई होनी चाहिए, फिर कंस्ट्रक्शन, उसके बाद फिर मतलब कंस्ट्रक्शन के पहले भी बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से। यदि कोई स्कूल चल रहा है और वो स्कूल हमारे साथ यदि जुड़ना चाहता है हमारे एसोसिएट बनना चाहता है, देखो हम कोई फ्रेंचाइजी सेल नहीं करते जी। तो वो यदि हमारा एसोसिएट बनना चाहता है हमारी इस मुहिम में ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं तो एक भारत एक एजुकेशन भी होना चाहिए। तो उस मुहिम के अंदर, उस क्रांति के अंदर वो जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। जो जो उनको फैसिलिटी चाहिए वो सब हमारे यहाँ पे हमारी इन हाउस है वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज नए शहर में स्कूल बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लग जाती है। लैंड आइडेंटिफाई करो, लैंड परचेज करो या लैंड लीज पे लो, फिर डेवलपमेंट करना पड़ता है, वहाँ पे एनए वगैरह करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन परमिशन लेनी पड़ती है, फिर लोकल अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है अफिलिएशन के लिए। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड या आईबी बोर्ड या जो भी बोर्ड से जाते हो वहाँ से अलग से उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक बहुत वो लंबा प्रोसेस है, साल 1.5 साल का, 2 साल भी कभी कभी लग जाते हैं सारी चीज़ों को कंप्लीट होने के लिए। जी सर, ये सब हुआ आपका स्कूल एजुकेशन ग्रामीण क्षेत्र में कैसे हुआ। हम एक बार आपके पर्सनल लाइफ पर भी बात करेंगे कि कोई ऐसी कोई घटना जो संघर्ष भरी हो, आप उस टाइम बहुत स्ट्रगल किया हो, ऐसी कोई घटना आपको याद हो? संघर्ष तो जीवन में शुरू से ही रहा कि मेरे पिता थे वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो 1984 के जो दंगे हुए थे तो पापा जी मेरे पिताजी एक सिख परिवार को रेस्क्यू करने के लिए उन्हें वायरलेस मैसेज आया था तो वहाँ पे गए और एक्सीडेंटली मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ एक्सीडेंट होता है और पापा जी मेरे ड्यूटी पे शहीद हो गए थे। तब मैं शायद 21-22 दिन का ही था और 6 जून 1988 को मम्मी का स्वर्गवास हो गया था। तो मेरे दादाजी और बड़े पापा हैं उन्होंने ही मतलब मेरी परवरिश करी, पढ़ाया लिखा। आज मैं जो भी हूँ मेरे बड़े पापा और दादाजी की मेहनत, उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर हूँ। दादाजी जैसे संघ से भी जुड़े हुए थे जी। तो संघ से बचपन से ही लगाव, शाखा में जाना, ये सारी चीज़ें बचपन से देखी है मैंने। बचपन में ऐसा भी एक समय आया कि दादाजी के स्वर्गवास के बाद घर परिवार में अकेला ही था। तब माता पिता थे नहीं तो 2-3 साल का समय ऐसा रहा कि मतलब मैंने अंधेरी स्टेशन है मुंबई में, वहाँ पे मैंने शूज़ पॉलिश वगैरह भी किया है, मैंने पेपर वगैरह फेंके हैं। मतलब ऐसा तब मैं शायद बहुत छोटा था ना, 10 साल का रहा हूँगा। तो ये समय भी मैंने स्ट्रगल का देखा। लेकिन मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखा, भले हम सरकारी स्कूल में पढ़े। फिर बड़े पापा को पता चला तो फिर बड़े पापा मुझे लेके गए। और ऐसा नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से थे, एक अच्छी वेल सेटल कल्चर से फैमिली से बिलोंग करता हूँ आज भी। बट शायद चाचाओं के तरफ से या कहीं कुछ रहा होगा, कुछ मन मोटा हो रहा है किसी का ध्यान में, क्योंकि उनके खुद के भी बच्चे थे जी। और 80-90 का दशक थोड़ा सा अलग था। तो शायद उनका ध्यान मेरे तरफ थोड़ा कम रहा होगा। पर बड़े पापा ने बड़ा उस समय मुझे सपोर्ट दिया, मेरे स्ट्रगल में मेरा साथ दिया। और जब मैंने 12th मैंने क्लियर किया साइंस से, तब बड़ी बुआ मतलब हमारी बुआ जो यूएस में रहती है, वो जब वो यहाँ आए उन्हें पता चला ये सब चीज़ें इस बच्चे के साथ घट रही है, हायर एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो फिर मुझे यूएस लेके गए। फिर मैंने यूएस से स्टडी करी और मतलब हार्वर्ड से मेरी स्टडी वगैरह हुई। मैंने ग्रेजुएशन डबल पीजी किया वहाँ से, फोरेंसिक साइंस की मैंने स्टडी की। तो मेडिकल की तालीम ख़त्म करी, चाइल्ड साइकेट्रिक में आगे बढ़ा। फिर से मुझे पढ़ना था तो फोरेंसिक की मैंने स्टडी करी, वहाँ से पीजी इन फोरेंसिक साइंस किया। तो फिर 10 साल फिर वहाँ रहा, 8 साल स्टडी करके 2 साल मैंने वहाँ जॉब वगैरह भी की अस्पताल में। फिर मैं इंडिया आ गया था। इंडिया आने के बाद फिर मैंने
फुल टाइम में DPIS को दिया हूँ। जी। तो इंडिया आना मेरा एक निजी डिसीजन था। अच्छा। कुछ विचारधाराएं थी वो कहीं मैच नहीं हो रही थी कहीं किसी जी। से, और शुरू से गांव वगैरह में रहा हूँ, तो घूमने के लिए गांव खेत खलिहान चाहिए होते हैं। और फॉरेन कंट्री में जो कल्चर मैंने देखा, जो लाइफस्टाइल देखी, शायद मुझे लगा शायद मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। जी। तो बस वही देश से थोड़ा प्रेम भी था बचपन से, शाखा मैंने बताया शाखा से जी, जुड़े जी। हुए थे। तो फिर बस स्टडी वगैरह ख़त्म की और फिर भारत आ गए सर, वापस। एक और चीज़ आपने अभी बात की, आपने एजुकेशन सारे यूएस में किया है। मैं इस चीज़ पे बात करूंगा, जैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और यूएस के एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर है, थोड़ा बहुत बता पाएंगे? देखिए, बाहर के एजुकेशन सिस्टम में कैसा है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन, सरकार का इक्वल इन्वॉल्व होना, जी। उनके फ़ीस स्ट्रक्चर, उनके गवर्नमेंट स्कूल्स बड़े प्यारे होते हैं। और वहाँ पे सारे स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे इंडिया जैसा नहीं है कि भाई स्टेट वाइज, जैसे कि भाई आप केरला में चले गए तो केरला का थोड़ा अलग सिस्टम है, गुजरात आ गए तो अलग सिस्टम हो गया, यदि आप दिल्ली आ गए दिल्ली का अलग सिस्टम है। यूएस में ऐसा नहीं है। अच्छा। वहाँ पे एजुकेशन में उन्होंने इक्वालिटी मेंटेन रखी हुई है। जी। और मैंने जहाँ से पढ़ाई करी वो यूनिवर्सिटी की खुद की लेगेसी शायद 300-400 साल की है। जी सर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का उनका 300-400 साल का उनका खुद का एक लेगेसी कैरी होता है। सो कहने का मोरल ऐसा है कि अभी हम समान इक्वालिटी के से थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत पीछे है अभी, हमें उसके पीछे बहुत काम करना है। जी। वहाँ सब इक्वलिटी है मतलब? हाँ, इक्वालिटी इन द सेंस एजुकेशन के अंदर जो करिकुलम डिज़ाइन उनके होते हैं, टीचर्स को लेके, स्कूल के इंफ्रा को डेवलपमेंट, जो गवर्नमेंट का जो इक्वल सपोर्ट होना चाहिए स्कूलों को, वो सब वहाँ बहुत ही बढ़िया लेवल पे मतलब करना पड़ता है, वो मिल जाता है उनको ऐसा। जी सर। सर, एक और चीज़ है, आप जब यूएस से इंडिया आए और अब तक आप 2024 चल रहा है, इस जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपने ऐसे 3 कौन से काम जो एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन किए हों आपने, आपका कोई विजन हो, ऐसे 3 कोई काम? हमने गुजरात में एक लड़ाई लड़ी थी। 2012 की बात करता हूँ मैं। जी। तब रोबोटिक नया नया था। अच्छा। हमारे पुराने एडवर्टाइजिंग यदि आप देखेंगे तो शायद रोबोटिक लॉन्च करने वाली हम पहली ब्रांड थे। अच्छा। तब भारत में नया नया रोबोटिक शुरू हुआ था। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से 12-13 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जी। रोबोटिक, AI ये अभी इतना बड़ा हुआ है, बट रोबोटिक हम तब पढ़ाते थे। मतलब समझिए कि हमारे गुजरात स्टेट में मतलब हम पहले स्कूल थे, हम पहले ब्रांड थे जिन्होंने रोबोटिक स्कूल और रोबोटिक की प्रॉपर लैब, डिजिटल उसी टाइम आया था। और डिजिटल्स के लिए तो हम 10 के बाद 2011-12 में जब आईपैड चलता था तो एप्पल की हमारी खुद की लैब बनी हुई थी। अच्छा। एप्पल की लैब बनाई थी बच्चों के लिए। हमारे खुद के मतलब आईपैड हमने रखे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो टेक्नोलॉजी हम उस मतलब 14 साल हो गए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो थोड़ा हम बहुत फेमिलियर हो गए हैं। तो ये मैं अचीवमेंट नहीं कहूँगा, बट मैं ये कहूँगा कि अगर एजुकेशन फील्ड में मुझे नॉलेज है और मैं सक्षम हूँ और मेरे पास अच्छे आइडियाज़ हैं, तो वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और उस इम्प्लीमेशन होने के बाद उसके बेनिफिट्स बच्चों को क्या मिलेंगे, हम उसके पीछे भी रिसर्च और एनालिसिस करते हैं। अच्छा। दूसरा, हमने फीस स्ट्रक्चर को लेके कभी भी, मतलब हमने गुजरात स्टेट को, मैंने बार बार कहता हूँ कि गुजरात स्टेट को भी हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी ने भी इस बात की तारीफ की थी, और पहला स्टेट बना गुजरात के जिसने फीस स्ट्रक्चर कंट्रोल करने के लिए एक स्टेट असेंबली में बिल पास किया। और गुजरात स्टेट के अंदर आप मनमानी फीस नहीं ले सकते, डोनेशन नहीं लेकर पकड़े गए तो आप पे बैन लग सकता है, आपका स्कूल कैंसिल हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल डेवलपमेंट के लिए गुजरात स्टेट ने करी है। तो कहीं ना कहीं हम पहले थे, हमारा पहला अप्रोच था वहाँ पर। जी। तो यदि आप इसे अचीवमेंट की तौर पर शिक्षा क्षेत्र में एक परिवर्तन नहीं है। दूसरा, NEP 2020 लागू करने वाला पहला ब्रांड या पहला नाम हमें है। अच्छा। जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई और कोविड लगा, जी। तो जब कोविड लग गया तभी हमने सभी स्कूल को बोला कि सभी को स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रा डेवलप करना है। जी। तो हमारे तकरीबन 95% स्कूल जैसे हैं जिनमें खुद के अपने स्पोर्ट्स हैं।
खुद के स्पोर्ट्स इंफ्रा हमारे जी बने हुए हैं। स्विमिंग पूल बने हैं, बैडमिंटन टेनिस कोर्ट बना है, बैडमिंटन कोर्ट बना है, क्रिकेट के लिए बना हुआ है, जी वॉलीबॉल बास्केटबॉल्स खेलने के लिए। मतलब स्पोर्ट्स को लेके अभी हमारे जो अपकमिंग नए जो स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल प्लस स्पोर्ट्स स्कूल के साथ आ रहा है। जी तो ऐसे नए 10 स्कूल अभी जो भारत में भी हमारे आने वाले 4 से 8 महीनों में जो स्टार्ट हो जाएंगे वो स्कूल के साथ साथ स्पोर्ट्स स्कूल्स भी है। अच्छा, एकेडमी टाइप का है। एकेडमिक टाइप का पूरा बना हुआ है। अच्छा तो इसे यदि आप अचीवमेंट में आप शामिल करना चाहे तो आप इसे आप कह सकते हैं। वैसे मैं तो ये अचीवमेंट नहीं मानता, मैं मानता हूँ मैं किसी संस्था का चेयरमैन हूँ तो स्पोर्ट्स एक नेसेसिटी नहीं, एजुकेशन के सिस्टम में आपने एक परिवर्तन भी तो किया है, इस चीज़ को माने। दूसरी चीज ये तीसरी चीज़ ये हो गई कि जैसे कि बच्चे 10th 12th 11th 12th के अंदर बच्चे कोचिंग लेते हैं नीट JEE की पढ़ाई करने के लिए। तो बच्चे आते हैं स्कूल में फ़ीस भरते हैं, महंगी फ़ीस देते हैं, प्लस उन्हें कोचिंग जाना पड़ता है वही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या वही प्रैक्टिस करने के लिए कि जो स्कूल के अंदर पढ़ाए जाते हैं, अलग से एडिशनल क्लासेस पढ़ने के लिए। तो वो हमने खाली टाइम में स्कूलों को हमने कहा है कि हमारे ही स्कूल के बच्चे एटलीस्ट कोई पेरेंट आप ये समझिए कि मोटा मोटी एक नीट की ठीक ठाक आप एक ये ले लीजिए इंस्टीट्यूट ले लीजिए तो वही 1 लाख 1.5 लाख रुपया फीस देती है, उससे कम नहीं है मार्केट जी में। सर। तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपया यदि एक पेरेंट का बच रहा है तो वो हमारे लिए अचीवमेंट है। जी शायद हमने ये एक ढंग का काम किया ऐसा हमें लगता है जी कि वो बच्चा जिसे नीट पढ़ना है या JEE पढ़ना है, इंजीनियरिंग की स्टडी करने के लिए JEE लगता है, मेडिकल स्टडी के लिए उसको नीट देना पड़ता है। तो ये करने के लिए हमारी स्कूल के अंदर हमने स्कूल छूटने के बाद स्कूल की बिल्डिंग्स खाली होती तो वहाँ पे हमने उन्हीं बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखे हुए हैं कि बच्चा आए, प्रॉपर अलग से फैकल्टी होती है उन्हें नीट की स्टडी के लिए उन्हें फोकसिंग है ताकि वो पेरेंट के ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन ना आए। जी ये हम अलग से करा रहे हैं बच्चों को। प्लस उसके अलावा भी हमने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स चालू किए हुए। तकरीबन मेरे पास अभी 7 इंस्टीट्यूट है पैरामेडिकल। कहाँ पे सर ये? सर फिलहाल तो महाराष्ट्र में है। अच्छा अच्छा। अभी दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा और झारखंड में अभी 2025 से स्टार्ट होंगे। जी सर, एक और चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, आपने एजुकेशन सिस्टम आज से 10-20 साल पहले और आज के एजुकेशन सिस्टम में आप अंतर क्या देखते हैं? अंतर तो बहुत है सर। जैसे टेक्नोलॉजी का फ़र्क है जी। और पहले क्या था कि हमारे पास सिर्फ किताबें हुआ करती थी पढ़ने के लिए, और हम यदि पहले किताबें शेयरिंग होती थी। यदि आपको पता हो कि अगर आपके बड़े भाई 8 में है और आप यदि 7 में हो तो अगर बड़े भाई 9 में तो किताबें मिलती थी। तो वो हमारे पास ना इंफॉर्मेशन कलेक्शन बहुत कम होती थी। मतलब हमारे पास जो पढ़ने के लिए सब्जेक्ट वाइज किताबें बड़ी कम मिलती थी हमें पढ़ने के लिए। अभी ऐसा नहीं है। अभी तो पहले की कंपैरिजन में अभी हमारे पास मतलब इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हमारे पास कोई चीज़ को इकट्ठा कर, जैसे किसी को कोई सब्जेक्ट में पढ़ना है या एग्जांपल बायोलॉजी में सेल के बारे में पढ़ना है या फिजिक्स में कोई चीज़ पढ़नी है या केमिस्ट्री में उन्हें कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है तो पहले हमारे पास सिर्फ किताबें होती थी। अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, आप गूगल पे ही इतना सारा रिसर्च कर लोगे तो कम से कम बैठे बैठे बच्चे के पास बहुत सारे ओपिनियन आ जाएंगे पढ़ने के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे पढ़ने के लिए। तो ये फर्क है टेक्नोलॉजी। सर एक और चीज़ की मैं बात करूंगा, आपने बुक्स वाली बात छेड़ी। एक स्कूल वालों की एक मोनोपोली होती थी कि हर साल बुक्स बदलना, ड्रेस बदलना, इसके पीछे की कहानी क्या? अब इससे आपसे बेहतर कोई नहीं बदल। ये धंधा है। हमारे यहाँ क्या है जी मैं बताता हूँ जी। हमारे यहाँ पे बुक एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं हर साल जी। यानी बुक एक्सचेंज प्रोग्राम में पेरेंट्स स्वैच्छिक अपना नाम दर्ज कराता है कि सर ये मेरी 5th की बुक है जी, अब मेरा बेटा 6 में जा रहा है तो वो बुक 4th स्टैंडर्ड का बच्चा 5th में आएगा तो वो एक्सचेंज हम मेला लगाते हैं 1 दिन के लिए। तो उससे हम बुक्स एक्सचेंज मेला कहते हैं। ये 2 साल से मतलब ये एक लास्ट ईयर ये हुआ और अभी के एकेडमिक में ये बुक मेला हमारा लगेगा। ये हर स्कूल में हम लोग लगाते हैं तो बुक एक्सचेंज हो जाती है उसके अंदर। हाँ, बुक में यदि बहुत सिलेबस में यदि बहुत मेजर चेंजेस है तो फिर हम बताते हैं पेरेंट्स को भाई इसमें ये बुक लेने जैसी है और ये बुक शायद हम लोग चेंज करने वाले हैं। अभी बहुत सारे ब्रांड ने और बहुत सारी स्कूलों ने ये अपना बिजनेस कर रखा है क्योंकि पब्लिकेशंस वाले बहुत डिस्काउंट दे देते हैं। जी जी। तो मैंने बताया ना आपको पेरेंट सर सबसे ज़्यादा पेरेंट घिसा जाता है बुक्स पे और बुक्स हो गया, यूनिफॉर्म्स हो गए। एब्सोल्युटली
तो हमारे जैसे मैंने बताया ना आपको, हमारे एक सिस्टम है CAS, हाँ कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। जी। भारत में हम एकलौते ऐसे स्कूल है जिसने सिस्टम बनाई। पार्लियामेंट, हमारी खुद की पार्लियामेंट समझ लीजिए आप, हमारी खुद की कमेटी है, ये हमारी पार्लियामेंट से मतलब ये हमारी अपनी निजी कमेटी है सोसाइटी की। तो हमने ये मतलब ये कोई कानून नहीं है हमारा देश का, बट ये हमने हमारा कानून बनाया कि हमारी सारी स्कूल CAS को फॉलो करेगी। CAS में क्या होता है कि एक स्कूल एक यूनिफॉर्म, जी एक ब्रांड एक यूनिफॉर्म। यानी आप, मेरा बालासुर में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो बच्चा कल उनके पेरेंट का ट्रांसफर हो गया जी, या किसी प्राइवेट जॉब में उन्हें हाइक मिल गई या वो यहाँ आ गए कुछ कारणों से, सेम स्कूल सेम स्कूल सेम किताब सेम सिलेबस सेम पैटर्न पे उसको आना है यहाँ। बस वहाँ से एक लेटर मिलेगा, वो लेटर यहाँ देना है, बस दैट्स इट। सर इनके बारे में क्या कहना चाहोगे जो हर साल बुक बदलते हैं स्कूल वाले और ड्रेस बदलते हैं, इन व्यापारियों के बारे में क्या कहना चाहोगे आपका? देखो अभी चोरी चकारी करने के नए नए तरीके होते हैं जी, शिक्षा में, बड़ी बड़ी चोरियाँ हो रही हैं, बड़ी तकलीफें हैं। अभी मैं मेरे बंधु बांधवों का नाम लूँगा तो लोग कहेंगे सर आप अपना ब्रांड बड़ा करने के लिए आप ये चीज़ कह रहे हैं, बट हम शुरू से इस चीज़ के खिलाफ हैं। सर शिक्षा को हमेशा एक व्यापार की तरह देखा जाता है, पर आपने एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन उसका। सर शिक्षा व्यापार हो ही नहीं सकता। हाँ नहीं हो नहीं सकता। एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल। जी जी, एजुकेशन बेचने के लिए थोड़ी है सर। समान एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, आज से आप 1000-2000 साल पीछे चले जाइए जी, 1000 साल पहले नालंदा एजुकेशन था। आप भागवत गीता के बारे में, अभी गीता जयंती भी आने वाली है, तो आप समझिएगा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण एक बड़े परिवार से थे जी, सुदामा जी एक छोटे परिवार से जी थे, जी, लेकिन उन्हें सांदीपनी आश्रम में महर्षि सांदीपनी जी ने इक्वल एजुकेशन दिया। जी, वो एक साथ बैठ के पढ़े हैं। जी, लेकिन आज वो सिस्टम रही नहीं। आज क्या है कि भाई एक रिची रिच स्कूल है एक आपका छोटा स्कूल है। जी, तो आज हमने एक वॉल बना दी है, जी जी, साइकोलॉजिकल वॉल बना दी है। जी, वो साइकोलॉजिकल वॉल आज इफेक्ट नहीं करेगी। ये दोनों सिस्टम, ये दोनों जनरेशन जब सिस्टम में जाएगी ना तब ये इफेक्ट होगा, ये बम तब फटेगा। जी, तो ये एक जनरेशन का गैप आ जाता है। जी, जैसे एक कहानी सुनी होगी, दो तोते थे, दोनों भाई थे। एक तोता ब्राह्मण के यहाँ रहा तो वो राम राम और मंत्र बोलना सीखा। एक तोता डाकू के यहाँ पे गया, वो गालियाँ देना सीखा। तो राजा को पता चलता है कि तोता बड़ा अच्छा बोल रहा है, दूसरा तोता गाली दे रहा है, तो क्यों हुआ? तो पता चला कि इनकी जो भरण पोषण थी, इनका जब पालन पोषण था, ये दोनों अलग अलग व्यक्तित्व ने किया। यानी बचपन में यदि आप बच्चों को सही शिक्षा देंगे, एक शिक्षा देंगे, तो बच्चे इक्वल हो सकता, कोई ज़्यादा, कोई 100% नॉलेज ले लेगा, कोई 90% लेगा, कोई 50% लेगा, लेकिन वो नॉलेज इक्वल रहेगा, समान रहेगा। लेकिन हाई सोसाइटी के बच्चे के अंदर एक साइकोलॉजिकल चीज़ें बहुत फिट हो जाती है कि भाई हम बड़े मतलब हम क्या बोलते हैं कि बड़े स्कूल से है तो हम बड़े लोग हैं, ये छोटे स्कूल के हैं तो ये छोटे लोग हैं, इस तरीके से। पर सर जैसे गरीब का बेटा IIT से भी जाता है, अमीर का बेटा, पर दोनों जगह सेम हो जाती है, तो वो क्या जरूरत पड़ती है कि एक बढ़िया स्कूल में पढ़े? प्राइमरी का स्कूल भी का बच्चा भी IIT में जाता है तो बराबर हो जाता है, तो फिर इसमें क्या देखते हो आप? हायर एजुकेशन में चीज़ें भी धीरे धीरे सही हो रही है, 80% हो गई जी, लेकिन हायर एजुकेशन में जाने के लिए जो उसका बेस है वो स्कूल है। तो जो स्कूल है वो उसकी ABCD है। जैसे कि आप ये आतंकवादियों का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्हें सिखाया जाता है भैया बम बांधो और पढ़ जाओ जी, वो उनका माइंड सेटअप हो गया, उनको पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में पढ़ाया जा रहा है उनके यहाँ पे, या जो भी उनको तालीम मिल रही है, राइट। तो बच्चे ही क्यों, बड़े क्यों नहीं? आप कोई बड़ी उम्र के बच्चे पकड़ के लेके आइए और कोशिश करिए 40 साल के आदमी को समझाने के लिए, वो सोचेगा, वो सही और गलत जानता है। तो जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत इनोसेंट होते हैं, उन्हें यदि आप सही तरीके से सही ज्ञान देंगे, समान ज्ञान देंगे, तो वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उस चीज़ को यूज़ करेगा, उसको समझ में आता है कि भाई तब तक वो नॉलेज उसको आ चुका होगा जी। तो जो वो भेदभाव है जी वो नहीं रहेगा सर। मैं भेदभाव की बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि एजुकेशन भी भेदभाव है जी। इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता, कुछ है आपके पास? जब तक भारत सरकार
सभी स्कूलों के लिए समान एजुकेशन सिस्टम की प्रणाली के लिए कोई रूल, कोई स्ट्रिक्ट एक्ट पास नहीं करती है, तब तक ये चीज़ें चलेगी चलेगी और चलेगी। जी। जैसे सर आपने कभी एक चीज़ और बताई, जैसे गुजरात में एक फीस सेट है, मतलब इस स्कूल की इतनी फीस। आप गूगल कर सकते हैं, गुजरात स्टेट ने जी। शायद कुछ 10,000, 15,000, 20 ऐसे स्लॉट दिए हुए हैं। जी। मतलब महंगे से महंगा स्कूल ही 50-60 हज़ार के ऊपर उसका फीस नहीं जाता, लेकिन आप दिल्ली स्टेट की बात कर लीजिए, जी। 1.5 लाख के नीचे फीस नहीं जी। है। तो अगर घर में 3 बच्चे हैं तो आप समझ लीजिए कि 5 से 6 लाख या 8 लाख रुपया बच्चे का सिर्फ स्कूल में 1 साल का खर्चा हो गया। हम चाहते हैं कि पेरेंट का वो पैसा बचे, वो बचेगा तो पेरेंट जो है वो कहीं ना कहीं या घर ले पाएगा, या वो पैसा कहीं वो री इन्वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर पैसा वापस आएगा। जी। नौकरी करने वाला है, बिजनेस करने वाला है, पैसा कभी घर में रखता नहीं है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप के अंदर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। जी। तो इससे भारत की इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा। तो ये पूरे देश में क्यों नहीं लागू हो पा रहा सरकार? हर एक स्टेट की अपनी कहानी है। जी। आप दिल्ली को देख लीजिए, हमने स्कूल अच्छे किए और पीछे से ठेके बैठे गए, दारू के ठेके बेचे गए। जी। तो वही साधु के भेष में चोर इकट्ठा हो रखे हैं सब जगह पर। जी। तो भाई बता दिया कि भाई हमने 4 स्कूल अच्छे कर दिए, लिपापोती कर दी, 2 स्मार्ट बोर्ड लगा दिए, जी सर, 2-4 बड़े बूढ़ों के साथ फोटो खींच लिए, जी तो हम सही हो गए, हम बगुले बन गए। सर। लेकिन ये कहानी सही नहीं है। तो हर एक स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं जो स्टेट के बिकॉज ऑफ स्टेट का अपना एक रूलिंग पावर है, जी। सेंट्रल का अपना रूलिंग पावर है, राइट। तो कहीं ना कहीं भारत के जितने भी स्टेट्स हैं तो स्टेट वाइज कोई पॉलिसी बने या सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के कोई डिसीजन ले। जी। NEP 2020 बनी तो है, लेकिन अभी बहुत से स्कूल्स अभी इसे अपने इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लाए हैं, बिकॉज अब पॉलिसी बनी और कोविड लग गया था, तो फिर वो भूल भुलैया हो गया सब स्कूलों के लिए। तो समय लग गया कि कोई चीज़ एकदम प्रेशर से आती है, आप उसको रोक दो फिर उसको चालू करो तो उसके फोर्स में कमी आ जाती है। अभी मोदी जी विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, उसमें शिक्षा का अहम रोल है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की हम सब बात करते जी। हैं, और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं एक टीचर हूँ सर। जी जी जी। तो मेरा जो ये स्टेटमेंट है, ये आप उसको अन्य मतलब कहीं पर भी किसी भी रूलिंग पार्टी के साथ ना जोड़े कि भाई मैं किसी सरकार के लिए बुरा बोल रहा हूँ, कोई किसी सरकार के लिए अच्छा बोल रहा हूँ। जो अच्छा काम करेगा उसके लिए ताली बजाई जाएगी। बीजेपी गवर्नमेंट ने बाकी बड़े अच्छे काम करे हुए हैं, और मोदी जी अभी तक आप भारत के जितने भी PM की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मोदी जी की हिस्ट्री पढ़ी, PM बनने के बाद एक्चुअल PM पद की जो वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के आने के बाद ही जी समझ में आया। हमने 10 साल मनी बाबा की सरकार भी देखी है, यही नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बैन लगाया गया था ओबामा जी ने कि भाई आप, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो बैन लगाया गया था। फिर जब वो प्रधानमंत्री हुए तो वही ओबामा जी ने उनका वेलकम किया। और आज सबसे ये भारत के अकेले ऐसे PM है जिनको सारी कंट्रियों ने अपना राष्ट्रीय सम्मान, सर्वोच्च बड़ा सम्मान दिया। जी। तो मोदी जी का जो विजन है भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखना है, तो विजन पे वो आगे बढ़ रहे हैं। NEP 2020 उसका एक बिंदु है। 2019 के इलेक्शन के बाद मोदी जी ने जब यूक्रेन वॉर हुआ था, तो जब यूक्रेन के स्टूडेंट्स जब इंडिया आए थे, जब एयरलिफ्ट कराया गया था, तो वो इंटरव्यू शायद लोगों को याद है नहीं है, लेकिन मैंने बड़े गौर से देखा था। मोदी जी ने कहा था कि भाई 10 साल लगेंगे हमें कोई चीज़, मतलब एजुकेशन मेडिकल फील्ड को सही करने में या एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर मतलब दुरुस्त करने में हमें 8 से 10 साल का समय लगेगा। तो चीज़ें चल रही है। अभी उन्होंने नेक्स्ट की एग्ज़ाम कंपलसरी कर दी है, मतलब पहले नहीं थी, 2024 से वो लागू हो गई सबके ऊपर कि भाई मेडिकल स्टडी करने के बाद आपको सीधे लाइसेंस मिलेगा नहीं मेडिकल प्रैक्टिस के लिए। जैसे बार काउंसिल के लिए है, लॉ करते हो तो बार काउंसिल कंपलसरी है, जैसे मेडिकल के लिए हो गया। पहले जो बाहर से पढ़ के आते थे उनके लिए एग्ज़ाम होता था। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने करी है। तो
पिछले 60-65 साल का हिसाब लगा लीजिए आप कि हम ये समझते हैं कि भाई 5-10 साल में सब सही हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, इट्स टेक टाइम। बट 2047 आते आते या 2047 में जो टारगेट लिया है वो टारगेट डेफिनेटली मोदी जी अचीव कर लेंगे और फुलफिल कर लेंगे। बीजेपी की सरकार वहाँ तक ईश्वर करे रहे, कोई भी काम करने वाली सरकार इस चीज़ को, एजुकेशन को सही कर ले। एजुकेशन में जो लूट फाट मची है कोचिंग के नाम पर, या स्कूलों की जो भारी भरकम फीस या कंपलसरी यूनिफॉर्म, या हमारा ये सामान लेना ही है, जो खरीद फरोख्त का जो धंधा है स्कूलों के अंदर, इसके लिए कोई गाइडलाइन स्ट्रिक्ट बने, और मोदी जी बनाएंगी या स्टेट गवर्नमेंट बनाए तो बदलाव की तरफ हम आगे, अभी फिलहाल तो बढ़ ही रहे हैं। अभी तो हमें लग रहा है कि हम 2047 में एक भारत की तरफ, एक एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर एक और चीज़ है, आपने देखा हो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर मेरिट बेस पे एडमिशन होते थे 2-3 साल पहले, पर इस बार अब एंट्रेंस एग्जाम पे, इसमें आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? बिल्कुल सर, दिखाइए। एंट्रेंस का मतलब ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है। एंट्रेंस तो अच्छी बात है। 100 बच्चे हैं, अब 100 बच्चे हैं, उसमें हमारे दलित बच्चे भी होंगे, ब्राह्मण बच्चे भी होंगे, रिच स्कूल से भी बच्चा आया होगा, पुअर स्कूल से आया होगा, तो जो एलिजिबल होगा उसका स्कोर हाई आएगा। तो एंट्रेंस होना तो अच्छी बात है, ये फेयर, ये आई थिंक ये दिस इज अ फेयर, ये फेयर है जी। लेकिन आप एंट्रेंस नहीं लेके आप मेरिट बेस पे, मेरिट आपने निकाल दी, किस बेस से मेरिट निकाली, उसको आप इवेल्युएट कैसे, मतलब आप उसको मार्किंग कैसे करोगे कि भाई मैंने मेरिट निकाली 100 बच्चों की, लेकिन मैंने उसका इवेल्यूशन कैसे किया, मार्किंग कैसे किया उसका, वो वी डोंट नो। लेकिन एंट्रेंस हो रही है, मतलब 100 बच्चों ने बकाया एग्जाम दी, इन 100 बच्चों की आंसर शीट चेक की जाती है और आंसर शीट के बेस पे उनके मार्क्स दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ फेयर अनफेयर का तो बात ही नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि अन्याय हुआ तो आप आरटीआई करके आपकी मार्कशीट रीओपन करवा के आप उसको चेक कर सकते हो कि भाई सर मेरा सही था, गलत, ऐसा तो है नहीं कि आपने सही लिखा और गलत कर दिया जाए। ये तो इतनी धांधली तो अभी तक भारत में कहीं हुई नहीं और होगी भी नहीं, है ना। तो एंट्रेंस हो के एडमिशन्स हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक फेयर डील है एजुकेशन में। जी सर, एक और सवाल रहेगा मेरा, डीपीआईएस सोसाइटी को कहाँ देखते हैं आप आने वाले समय में, किन किन क्षेत्रों में, विजन क्या रहेगा? देखो, डीपीआईएस सोसाइटी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जी, और ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और एक सोसाइटी है। 1860 एक्ट में रजिस्टर सोसाइटी है ये, जिसे अभी 50 साल होने को आए जी। और ये सोसाइटी एजुकेशनल एक्टिविटी में बड़ी आ गया। जैसे मैंने बताया कि हमने डीपीआईएस टीवी लॉन्च किया है, डीपीआईएस पैरामेडिकल है, डीपीआईएस एकेडमी है, स्कूल के डीपीआईएस एकेडमी नीट जेईई के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है। डीपीआईएस पैरामेडिकल खाली टाइम में जो हमारे पास कुछ क्लासरूम, तो एक ग्रामीण विस्तार के बच्चों को पैरामेडिकल के कोर्सेज वगैरह स्टडी कराते हैं, जिससे बच्चों को, ये सब स्किल एजुकेशन है जो NEP 2020 के अंदर कंपलसरी कहा है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। ऐसा एजुकेशन जिससे बच्चा पढ़े और जिससे जॉब मिले जी। अब वो ज़माना गया है कि भाई BA दिखा दिया जॉब मिल गई। आज के ज़माने में हमारे अंदर क्या स्किल है। यदि मैं MBA हूँ लेकिन मेरे में अगर सेलिंग की स्किल नहीं है तो मैं काम नहीं कर पाऊँ, तो सिर्फ MBA होने से जॉब नहीं मिलती है, हमारी स्किल देख के जॉब दी जाती है जी। तो वैसे हमारा एक DPIS गुरुकुल है और ऐसे हमारे काफ़ी सारे हमारे ब्रांच है, हमारी अलग अलग सब्जेक्ट जिस पे DPIS एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है। हम कहीं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के लिए, हम कोई नंबर के लिए काम नहीं करते जी। हमारा कोई नंबर नहीं है। आप हमें समझिए कि हम सबसे आखिरी पायदान पे है, हम 100वें नंबर पे है। हम सिर्फ हमारा DPIS सोसाइटी अपना काम करने में मानती है जी। बस। सर एक और चीज़ है, लास्ट सवाल मेरा रहेगा, जैसे आप एक एजुकेशन में एक अच्छा नाम बना रखा है DPIS सोसाइटी ने, जो स्कूल जो हर साल ड्रेस बदलते हैं, हर साल सिलेबस बदलते हैं, हर साल सब कुछ बदलते हैं, उन मतलब स्कूल वालों के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से जितने भी हमारे स्कूल के मित्र हैं, आप एक बार पेरेंट के शू में अपना पाँव डाल के देखिए कि कितनी तकलीफ होती है। एक टीचर होने के नाते यदि आप सिलेबस हर साल चेंज करते हो तो वो बच्चा जो 5th का 6th में जाएगा वो कुछ और पैटर्न से पढ़ा होगा, फिर आप उसकी पैटर्न चेंज, तो हर एक इंसान का ना
जो अंडरस्टैंडिंग रेशियो होता है वो एक अलग होता है। तो हर बार बुक्स चेंज करोगे तो सिलेबस उस बच्चे की सीखने की जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होती है जी प्लस आप यूनिफॉर्म चेंज करते हो या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी और यदि पेरेंट को लगता है भाई यूनिफॉर्म लेना है या यूनिफॉर्म ख़राब हो गई है, फट गई है या कलर ख़राब हो गया है जी तो अब पेरेंट को एक चॉइस होनी चाहिए कि भाई तब उन कंडीशन में वो यूनिफॉर्म ले, जी 2 के 4 ले, 4 शर्ट ले, 4 पैंट ले, डिपेंड करता है पेरेंट एक रखना चाहे 2 रखना चाहे। तो ये सब एक्टिविटी से यदि स्कूल ये सोचता है कि हम कुछ कमा ले तो शायद ये धारणा गलत है। ऐसा मैं मेरे भाइयों को कहूँगा कि ये इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। सर एक करते हैं पर नहीं होनी चाहिए। जी सर, एक और चीज़ है, अभी हम लोग बात करें डिजिटल का ज़माना है, जैसे सारी कोचिंग है जो एंट्रेंस की तैयारी कराती हैं जॉब के लिए, मेडिकल के लिए और कहीं भी, तो सब चीज़ें ऑनलाइन पर शिफ्ट हो रही हैं, मतलब हर चीज़ यू ऑनलाइन। क्या ये शिक्षा 11-12 वाला भी ऑनलाइन पे हो सकता है शिफ्ट, या कुछ बदलाव है ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में? ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूट है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जी हमारी एजुकेशन प्रणाली डिस्टर्ब ना हो जी तो वो हमारा एक सब्स्टिट्यूट फेज में काम किया जाता है। जी अदरवाइज स्कूल तो आपको ऑफलाइन ही जाना चाहिए, ऑफलाइन ही करना चाहिए। स्कूल हम क्यों जाते हैं सर? जी घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, ओपन डिस्टेंस बोर्ड आ गए जी, सर, जी, क्यों जी। जाते हैं? बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। जी यूनिफॉर्म क्यों चाहिए होती है? डिसिप्लिन के लिए डिसिप्लिन, जी। चाहिए। तो कोई भी यूनिफॉर्म लेके जा सकता है ना? तो स्कूल डिसिप्लिन के लिए जाया जाता है, जी राइट? तो 12th तक बच्चा यदि आप उस पौधे को सही तरीके से सींच रहे हो जी तो मेरे हिसाब से 12th एक बेस हो गया। जी 17-18 साल की एज तक बच्चा जब एक अच्छी एज में आता है, युवा एज में आता है, समझदार होता तो वो समझदारी का लेवल 1 18 साल की एज तक बच्चा कंप्लीट कर लेता है। जी गुड और बैड शायद समझने लगता है उस जी। एज तक। तो तब तक तो स्कूल जाना चाहिए, जी मतलब 12th तक तो स्कूल ऑफलाइन जायज़ है। और ऑनलाइन एक सब्स्टिट्यूट है कि जी। चलो भाई कहीं आज दिल्ली में हाई पॉल्यूशन है तो एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, तो उन सब कारणों को ध्यान में रख के यदि बाहर यातायात बंद हो गए हैं तो वहाँ ऑनलाइन चलो हफ्ता 10 दिन पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिया, या कुछ हाई इमरजेंसी हो गई, लॉकडाउन लग गया और आपने उस समय एजुकेशन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो और आपने ऑनलाइन पढ़ लिया तो ठीक है। अदरवाइज आप उसको 100% ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये घातक साबित हो। सर एक और चीज़ है, मैं आपसे एक और, जब कोविड के टाइम 2 साल स्कूल बंद रहे, सारा चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, आपके क्या इससे क्या नुकसान रहे? मतलब स्टूडेंट स्कूल नहीं आए, पास हो गए, तो इससे क्या नुकसान? सिंपल सी चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं रही। जी। हर एजुकेशन में प्रैक्टिकल चीज़ें होती जी। है। आज मैं स्कूल जाता हूँ, खास करके साइंस के बच्चे या नॉर्मल सब बच्चों की बात कर लीजिए। आप बताइए कि एक डॉक्टर है, उसने MBBS ऑनलाइन पास किया, और प्रैक्टिस नहीं की तो रिस्क है। जी। इंजीनियर है हाँ, तो अगर वो प्रैक्टिकल, क्योंकि ऑनलाइन में प्रैक्टिकल कैसे मेजर करोगे आप? इंटर्नशिप आपने बाद में कर ली, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल्स तो जो रियल टाइम एजुकेशन सिस्टम है जो ऑफलाइन जाके की जाती उसकी अपनी कंपैरिजन ऑनलाइन के साथ नहीं हो। ऑनलाइन मैंने कहा सब्स्टिट्यूट है एक, कि मैं नहीं जा पाया, जैसे मैं खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ तो मैं कभी कभी ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाता, मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ कि सर ये क्वेश्चंस का मुझे बताइए ये वो, तो सब्स्टिट्यूट हो गया वो। जी सर एक और चीज़, अब लास्ट सवाल रहेगा कि हमारे देश के छात्रों को और शिक्षकों को क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? यदि आप एक लाइन में जवाब चाहते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा, एजुकेशन इज नॉट फॉर सेल। जी, बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे विजय सिंह पवार जी, चेयरमैन DPIS सोसाइटी के। नमस्कार।